जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग 4 देखने वाले हैं और इससे पहले जो आपका 3 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इसका जो क्लास होता है तो प्रतिदिन लाइव क्लास 8 बजे होता है शाम को, तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़िएगा। इसमें आपको जो है 100 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपका जीके, जीएस और हिंदी, अंग्रेजी और मैथ का मिला करके टोटल आपको 100 प्रश्न होंगे, जिस तरह एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न रहा, यह प्रश्न रहा कि किस सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की। देखिए यहाँ से जफरनामा की जो रचना शुरू किया गया था, ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो देखिए जफरनामा जो है सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के द्वारा औरंगजेब को 1705 ईस्वी में लिखा गया। ठीक, ये जो है 1705 ईस्वी में औरंगजेब को लिखा गया और यह फारसी भाषा में लिखा गया था। और इसे जो है विजय पत्र के नाम से भी जाना जाता है, जफरनामा को। ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट होगा। और चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग कौन सा नहीं है? तो ये एन जो 45 है, ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है। ठीक, चलिए अगला तीसरा प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय एक स्थल है। ये भीमबेटका की गुफाएं और जो आश्रय है ये एक स्थल है। ये आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर का एक स्थल है। ठीक, यहाँ से आप लोग का ऑप्शन यहाँ से ए जो होगा करेक्ट होगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का चौथे नंबर है कि किस राज्य से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मेघालय जो है ये किस राज्य से अलग करके बनाया गया। तो ये बनाया गया था असम से अलग करके मेघालय का जो है बनाया गया था। ठीक, मेघालय का अर्थ होता है बादलों का निवास। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र है। कौन सा? तीसरा, चौथा, दूसरा या फिर पांचवा? तो भारत जो है ये दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र है, देश है। चलिए निम्नलिखित में कौन हाउस ऑफ एडल्ट्स भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हाउस ऑफ एडल्ट्स भी कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा को हाउस ऑफ एडल्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको इसका आंसर याद हो तो आप लोग सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। और सातवां प्रश्न है कि इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किन 3 नदियों का संगम स्थल माना जाता है। त्रिवेणी संगम ये जो होता है ये किन 3 नदियों का संगम स्थल माना जाता है। तो त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती का जो है ये त्रिवेणी स्थल माना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत के संविधान में डॉट डॉट के द्वारा मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। कौन से संशोधन में? तो ये सभी हुआ था, ये जो 86वां संविधान संशोधन जो कि ये 2002 में हुआ था, इसी में जो है आपको शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी करेक्ट कर लीजिएगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विटामिन में से रुधिर स्कंदन में किसकी भूमिका है। रुधिर स्कंदन में किसकी भूमिका है? तो यह भूमिका निभाता है विटामिन जो के होता है, यह रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, ये अभिक्रिया देख लीजिए करें कि Fe+2 HCl, इसके बाद है वाट है और प्लस H2 है। तो यहाँ पर वाट के स्थान पर कौन सा होगा? वाट के स्थान पर जो होगा आपका यहाँ से फेरस क्लोराइड होगा। क्या होगा? फेरस क्लोराइड, जो कि FeCl2 होगा। ठीक, चलिए निम्न में से क्या एक प्राकृतिक चुंबक है। देखिए क्या एक प्राकृतिक चुंबक है? तो हम लोग का ये जो चुंबकीय पत्थर है ये चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक है। अगला प्रश्न है कि एक समांतर चतुर्भुज में आसन कोण है। कौन सा? एक आसन कोण जो होता है कि समांतर चतुर्भुज में वह होता है संपूरक होता है। ठीक, आसन कोण क्या होता है कि वो संपूरक होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में कौन सा घटक फ्लोएम से संबंधित नहीं है। फ्लोएम से संबंधित इसमें से कौन सा घटक नहीं है? तो ये जो ट्रेकिया होता है ये फ्लोएम से कोई इसका संबंध नहीं होता है। ठीक, चलिए 14 नंबर प्रश्न कि निम्न में से किस रोग में एंटीबायोटिक्स का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। एंटीबायोटिक्स की उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये मलेरिया में नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में किस पशु को यहाँ पर एविज वर्ग के अंतर्गत समूहित नहीं किया गया है। एविज वर्ग के अंतर्गत समूहित नहीं किया गया है यहाँ पर किस पशु को? तो हम लोग का यहाँ से राइट आंसर होगा ये चमगादड़ को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से यहाँ पर कोशिका की स्थिति का चयन करें। कोशिका की स्थिति का चयन करें, इसमें हम लोग का कौन सा होगा? इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर रचक खंड जो होता है यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक होगा, ये कोशिका स्थिति का चयन है। ठीक, चलिए
अगला हम लोग का प्रश्न है कि ग्राम्य पक्षियों यानी कि ग्राम पक्षियों कंट्री बर्ड का पालन पोषण एवं प्रजनन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये सभी प्रजनन जो होता है ये मुर्गी पालन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन वायुमंडलीय ओजोन परत को नुकसान पहुँचाता है? तो देखिए CFC क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है यह ओजोन परत को हानि पहुँचाता है, नुकसान पहुँचाता है। अगला यहाँ से 19 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि छाती गुहा के आसपास की कंकाल संरचना को क्या कहते हैं? तो छाती गुहा के आसपास को जो है पसली पिंजर कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? पसली पिंजर कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक सामान्य मानव कान कितनी सीमा तक की ध्वनि सहन कर सकता है? तो देखिए एक सामान्य जो मनुष्य का कान होता है वह है आपका 80 डेसिबल तक जो है वो सहन शक्ति कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि उस खाद्य सामग्री को पहचानिए जो किण्वन के परिमाण स्वरूप नहीं बनती। किण्वन के परिमाण स्वरूप नहीं बनता, ये जो चावल का पकना ये जो कोई किण्वन से नहीं बनता है ये तो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पौधा जिसमें गुणसूत्रों की बहुसमुच्चय होते हैं उसे कहा जाता है क्या? तो उसे कहते हैं बहुगुणित। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हमें जैव विविधता को संरक्षित करने की ज़रूरत है क्योंकि यह वन को रिजर्व बनाए रखता है। ये जो जैव विविधता क्या है? वन को रिजर्व बनाए रखता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि एक सरल लोलक 40 दोलन को पूरा करने के लिए 20 सेकंड का समय लेता है, तो लोलक की समय अवधि क्या है? तो सिंपल सी बात है, इस लोलक की जो समय अवधि है 1/2 सेकंड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राज्य ... में प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ये कौन से राज्य में जो है हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, ये नागालैंड में जो है ये हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ... में स्थित है, ये कहाँ है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है यह आपका पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? देखिए ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से 28 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि अभिव्यक्ति का नृत्य नाटक रूप यक्षगान परंपरागत रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? जो यक्षगान है ये किस राज्य से जुड़ा गया है? तो ये कर्नाटक से है। ठीक, चलिए कोशिका का बाह्यतम आवरण कहलाता है क्या? कोशिका का जो बाह्यतम आवरण है पूछा गया कि क्या कहलाता है? तो ये कोशिका झिल्ली कहलाता है। ठीक, यहाँ से ऑप्शन आप लोग सी करें। देखिए यहाँ से ये जो प्रश्न है यह प्रश्न 29 नंबर है, यहाँ पर थोड़ा सा नंबरिंग में मिस्टेक कर दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो यह जो है फ्लोएम के द्वारा ले जाया जाता है पत्तियों से। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि शुष्क सेल के भीतर धनात्मक टर्मिनल निम्न का बना होता है। जो धनात्मक टर्मिनल यानी कि जो प्लस का बना होता है वो किसका बना होता है? तो वह बना होता है कार्बन की छड़ का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल कौन सा है? तो इसमें प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल लैमिनेरिया है। कौन? लैमिनेरिया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि बी ऑक्सीजनित रुधिर परिवहन न करने वाली सिरा ... है, कौन सी है? तो वह सिरा है फुसफुस सिरा। ठीक, अगला यहाँ से 34 नंबर जो प्रश्न है कि कह रहा है कि रिक्त स्थान में गहरे तथा हल्के बंद होते हैं, किस में? गहरे तथा हल्के बंद ये धारीदार पेशी में होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि राज्य सरकारों के द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम तैयार किया जाता है क्योंकि? तो ये पोलियो उन्मूलन तैयार किया जाता है, ये आपको टीकाकरण शरीर में प्रतिरक्षा का जो है निर्माण करता है। ठीक, टीकाकरण जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, इसलिए जो है पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम तैयार किया जाता है। अगला यहाँ से 36 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? देखिए यहाँ पर दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण जो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था शकों के द्वारा। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शकों के द्वारा। और नेक्स्ट प्रश्न हमसे हम लोग का यहाँ से 37 नंबर है, आप लोग सभी लोग आंसर करिएगा जो भी प्रश्न आपको याद हो। और 37 नंबर प्रश्न है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो यहाँ पर बौद्ध जो है पूछा है कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? तो वह अनुयायी थे महायान का।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि त्रतार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि को किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो ये धारण किया गया था हिंद यवन वंश के शासकों के द्वारा जो है ये मुक्तिदाता का उपाधि धारण किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? कौन सा सही कालक्रम है? तो इसमें जो है शक यूनानी और कुषाण, ठीक, यहाँ पर शक यूनानी और कुषाण जो है ये सही जो है कालानुक्रम है। अगला 40 नंबर प्रश्न है कि किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? देखिए जो सेंट थॉमस ये भारत आया हुआ था ये गोंदोफिनस के जो है शासनकाल में ये जो है भारत आया हुआ था। कौन? तो ये सेंट थॉमस। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी कि मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लाया गया कब? तो यहाँ पर किसके द्वारा लाया गया? तो ये जो लाया गया था ये यहाँ पर जो है पार्थियनों के द्वारा लाया गया था सैनिक शासन। अगला प्रश्न है कि फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकवोकी में निम्न में से किसका यहाँ पर जो विवरण नहीं मिलता है? तो इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का जो विवरण नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का जो प्रारंभ किया उपलब्ध यहाँ पर जो है उपलक्ष्य में किया। देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का जो प्रारंभ किया हुआ था वो किसके उपलक्ष्य में किया? तो ये किया गया था हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभवम ये लिखा गया था हरीश सेन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? देखिए यहाँ पर ईसा पूर्व भारत में मौजूद है तो ये कौन मौजूद है? यहाँ से देख लीजिए ये वैशाली, ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ से सी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन सा एल्डिहाइड है? कौन सा एल्डिहाइड है? तो इसमें जो प्रोपेनॉल है ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप का है, ठीक। चलिए निम्नलिखित में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? पहले स्थापित किया गया था भारत सरकार के द्वारा कौन सा? चलिए यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पर कच्छ का रण जो कि गुजरात में वही पहले किया गया था। देखते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है यहाँ से हम लोग का। इसमें तो ऑप्शन में है नहीं। यहाँ से नीलगिरी जो है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा नीलगिरी जो है ये 2000 में जो है स्थापित किया गया था, ठीक। ये जो कच्छ का रण है 2008 में स्थापित किया गया था तो वो नहीं होगा। यहाँ से नीलगिरी बायोस्फीयर जो रिजर्व है ये 2000 में स्थापित यहाँ पर जो है इसका स्थापना किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है डॉक्टर यहाँ पर रिक्त स्थान कह रहा है कि सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा पर्वत के समान में किया जाता है। तो ये समान में किया जाता है चूफाट। क्या है यहाँ पर? चूफाट जो है सामूहिक लोक नृत्य है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया गया था। यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है तो कौन सा यहाँ दर्रा हो जाएगा? यहाँ हम लोग का दर्रा होगा लीफू लेक दर्रा है जो उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। 50 नंबर प्रश्न के भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार ... संविधान से लिया गया है। तो ये किस संविधान से लिया गया? ये लिया गया है आपका कनाडा के संविधान से, ठीक। फिर से देख लीजिए अवशिष्ट जो शक्तियों का विचार है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक। अगला 51 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता ये संबंधित है अनुच्छेद 44, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो बिल्कुल ये लिखा गया है रस्किन ब्रांड के द्वारा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन सा भुगतान संतुलन अंतर्गत एक खाता नहीं है? ठीक, यहाँ से भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है। कौन सा भुगतान? तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा ये जो आधिकारिक आरक्षित खाता है ये भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य
अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। कौन सा होगा? तो वह ग्रंथि हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का ये नियंत्रण करती है। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। पहली महिला प्रधानमंत्री दुनिया की पूछा गया है, कौन हो जाएंगी? यहाँ से देखिए, यहाँ पर श्री माओ भंडार नायक है। ठीक, यहाँ पर श्री माओ भंडार नायक है। यहाँ से ऑप्शन आपका जो, चलिए यहाँ से 56 नंबर जो प्रश्न है, करेक्ट के निम्नलिखित का मिलान करना है। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। देखिए, जो भारत में वैश्वीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण की जो व्यवस्था है, ये 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा ये लागू की गई थी। और इसका हम लोग देखिए कोड मिलान करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये वैश्वीकरण जो होगा ये आपका विभिन्न देशों के, यहाँ पर विभिन्न देशों के लोग कंपनियों तथा सरकारों के बीच जो अंतःक्रिया, एक यहाँ पर जो क्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया को जो है वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक, फिर दूसरे नंबर पर हम लोग का निजीकरण आता है। तो ये निजीकरण जो होगा ये विराष्ट्रीयकरण या फिर विनिवेश कहलाता है। उदारीकरण, ये उदारीकरण जो होता है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कम करना या हटाने की प्रक्रिया को जो है उदारीकरण कहते हैं। ठीक, चलिए कोड भाषा में आपको देना था तो ऑप्शन आप लोग बी दे दीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? ओजोन परत को नष्ट करता है कौन सा? तो ये क्लोरीन जो है ये ओजोन परत को नष्ट करती है। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारत में भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? यहाँ पर जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी करेक्ट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 59 नंबर है कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये किस राज्य में यह पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न 60 नंबर देख लीजिए कि लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई है? लोक अदालतें जो है ये किसके अधीन बनाई गई है? तो बिल्कुल यह बनाया गया है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत जो है ये लोक अदालतें बनाई गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कोई है तो वह धातु है आपका कैल्शियम। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? तो नेफ्रॉन जो संबंधित है वो उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? तो बादामी जाने से पहले जो उनकी राजधानी थी वह बीजापुर थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो ये सूचना जो प्रौद्योगिकी है ये चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 65 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य धातु है? सबसे अधिक तन्य धातु कोई है तो वह है आपका सोना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग है कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कर्नाटक में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की? तो ये लागू किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ ये तो हो गया। यहाँ से 68 नंबर जो प्रश्न है कि बिजली से धातु चढ़ना। देखिए यहाँ पर बिजली से धातु चढ़ाना यानी कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? तो लोहे पर जो है वो जस्ता की परत जम जाती है। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है डी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि बी साई प्रणीत निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बी साई प्रणीत जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। भारत पर शासन करने वाला पहला जो मुस्लिम राजवंश कौन था? तो वह जो मुस्लिम राजवंश था वह गुलाम राजवंश था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था? वह पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? मदर टेरेसा के बाद तो ये प्राप्त होता है कैलाश सत्यार्थी को। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग क्या है कि निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो वह शासक कौन था? वह शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा, कुतुबुद्दीन वह ऐबक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये जो है नंदताल बोस, ये बांसुरी से, ये गलत है। नंदताल बोस या फिर नंदलाल बसु भारत के एक प्रसिद्ध जो थे वो चित्रकार थे, ठीक, ना कि वो बांसुरी बजाते थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 75 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया। तो उसका नामकरण जो है वो माइकल फ्राडे के द्वारा किया। किसके द्वारा? माइकल फ्राडे के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। देखिए बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी वह आपका नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक के उच्चारण स्थान का नाम। देखिए यहाँ पर आपका हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हुआ और ए जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान कंठ या तालव्य है। ठीक, वर्तिका का तद्भव रूप, वर्तिका का तद्भव रूप क्या होगा? वाती होगा। ठीक, वाती। अगला प्रश्न देख लीजिए कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जो अभी हो रही है उसको अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। घी शब्द का प्रयोग डॉट डॉट लिंग में होता है। देखिए यहाँ पर जो घी शब्द है ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, यहाँ से जो घी शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि ज्येष्ठ का सटीक समानार्थक शब्द चुनिए। देखिए जो ज्येष्ठ है इसका समानार्थक क्या होता है? यहाँ से उसका समानार्थक होता है बड़ा। ठीक, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है। नीलकमल में उत्तर पद कमल डॉट डॉट है। देखिए यहाँ पर जो इसमें कमल शब्द है ये कैसा शब्द है? ये जो है विशेष्य है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग क्या है कि नरसैंगिक का विलोम है क्या? नरसैंगिक का विलोम क्या होता है? इसका विलोम कृत्रिम होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए यहाँ से आपका अंग्रेजी का प्रश्न शुरू होता है। यहाँ से आपको टोटल 6 जो प्रश्न होंगे वो अंग्रेजी का है। तो चलिए हम अभी आपको टिक लगा दे रहे हैं इसका। 84 नंबर का राइट आंसर आप लोग जो है बी कर लीजिएगा और 85 का राइट आंसर आपका बी होगा। फिर आपका यहाँ से 86 नंबर है, 86 नंबर देख लीजिए प्रश्न को, और 86 का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि 2 होगा। एरर खोजना था। अगले सेट में आपको जो है इंग्लिश का कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश का भी समझा दिया जाए। और 87 का राइट आंसर आपका डी होगा, फेक होगा। 88 का राइट आंसर बी होगा, फॉर्चून। और 89 देख लीजिए, 89 का राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक, चलिए 90 नंबर देख लीजिए, 90 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वह सी होगा, जनरेशन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से आपका 91 नंबर से टोटल आपका 91 से लेकर के टोटल 100 नंबर तक टोटल 10 जो प्रश्न होंगे यह मैथ का है। तो मैथ आप लोग सॉल्व करिए। कोई भी प्रश्न फंसे तो आपको इसी वीडियो के अंत में जो इसका सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। 91 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका 32 होगा। ठीक, प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 92 का राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि 0 के बराबर। चलिए 93 नंबर देख लीजिए, 93 का राइट आंसर आपका 6 होगा। फिर आपका 94 है तो 94 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट जो हम लोग का यहाँ से 95 नंबर है, तो 95 का राइट आंसर कौन सा होगा? 95 का आपका बी होगा, 96 का भी बी होगा, और 97 है तो 97 का राइट आंसर बी, यानी कि 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है log 5 का जो है पूर्णता ज्ञात करना है, तो इसका मान कितना होगा? इसका मान 2 होगा। 99 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 99 का जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा। और यहाँ से 100 नंबर है तो 100 नंबर का राइट आंसर जो होगा यहाँ पर 94 डिग्री होगा। यहाँ पर कोण आर का मान ज्ञात करना है, तो ये 94 डिग्री। ठीक, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था वो प्रैक्टिस सेट 3 था, और सेट 4 आपको कल शाम को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।